वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मसूदा बी। पहले तो हमारे साउथ में बहुत ही कम हॉरर मूवीज बनती है, अगर बनती है तो सारी पब्लिक उस पर टूट पड़ती है। मूवी के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ तो जबरदस्त हिट रही, अभी भी सक्सेसफुली थिएटर में चल रही है। और जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई थी मैंने उसी दिन देख लिया था। सोचा जब हिजड़ी प्रिंट आएगी तब मैं आपके सामने ले आऊंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तड़प ही ऐसी है ना। कुछ दिनों बाद ये मूवी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, उस वक्त दोबारा हिजड़ी प्रिंट के साथ ले आऊंगा। फिलहाल आप लोग इस वीडियो से एडजस्ट कर लो। समरी बताकर ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता। स्पेशली मुझे इस मूवी की कहानी और स्क्रीन प्ले बेहद पसंद आए, मतलब देखने के लायक है। कॉमेडी सीन्स और हॉरर। मूवी का बजट कुछ ज्यादा नहीं और इसी तरह कैस्ट भी नॉर्मल से है, मतलब छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। शायद वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मूवी खुद बहुत ही लंबी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 1989 चित्तूर डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव से, जहां पर आधी रात को फरदीन और फैजल नाम के दो भाई फटाफट से इस गांव से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। अपने हाथ में लालटेन लेकर डरते डरते वहां से जाने लगते हैं। तभी उस गन्ने के खेतों के बीचों बीच इन दोनों के पीछे एक बुरखे वाली औरत आती है और इन दोनों को घसीटते हुए यहाँ से ले जाती है। दूसरे सीन में नरगिस नाम की एक छोटी बच्ची अपने चाचा मीरताज के पास आकर यही कहने लगती है कि चाचा वो तो सारे लोगों को ले गई, पुराने बंगले में मैंने अपनी आंखों से देखा। इस तरफ एक पुराने बंगले में एक बुरखे वाली औरत फरदीन, फैजल और एक और औरत को बांधकर कुछ आयतें पढ़ते हुए उनकी बलि देने लगती है। जब तक मीरताज और नरगिस वहां पर पहुंचते तब तक देरी हो चुकी होती है। उसके बाद सीन 1999 में शिफ्ट होता है हैदराबाद, जहां पर मीरताज, नरगिस और काफी सारे लोग हैदराबाद के एक पुराने घर के पास आकर पहुंचते हैं। और यहाँ पर नरगिस की एक आंख फूट चुकी होती है। मतलब 10 साल पहले जब मीरताज और नरगिस पुराना बंगला जा रहे थे, बीच में इन दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट होकर नरगिस ने अपनी एक आंख गंवा दी। जब ये सारे लोग इस घर में एंटर होते हैं तो मीरताज को ये बात पता चलती है कि वो बुरखे वाली औरत पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। सारे लोगों से लड़ने झगड़ने लगती है। मीरताज बहुत ही हिम्मत जुटाकर नरगिस के पास से एक पवित्र चादर उस बुरखे वाली औरत के पास ले जाने लगता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। यह घटना होने के कुछ दिनों बाद पुलिस वाले उस घर के पास पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से उस घर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। इसलिए आसपास वालों ने पुलिस को यहाँ पर बुलाया। पुलिस वो नजारा देखकर शॉक में रह जाते हैं। एक औरत को एक पेड़ से बांधकर पता नहीं कितनी बार इस औरत को स्टैप करके टॉर्चर करके मार दिया गया। पुलिस वाले इस औरत का पोस्टमार्टम वगैरह करके इसको दफना देते हैं। उसी तरह इस केस की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। खैर उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2022, जहाँ पर गोपी नाम के एक मासूम डरपोक बंदे को दिखाया जाता है। अच्छा हुआ इस मूवी में इस बंदे को ले लिया। गोपी के अपार्टमेंट में ही नीला नाम की एक सिंगल मदर अपनी 16 साल की बेटी नाजिया के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। नीलम हर जगह पर उधार लेकर रखा होता है, मतलब दुकान वाले के पास, दूध वाले के पास, और उसी तरह अपने घर के ओनर से बस्ती फिरती रहती है, क्योंकि नीलम ने इस बंदे को 3 महीने से अपना घर का किराया नहीं दिया। हर एक बंदे से यही कहने लगती है कि बस कुछ दिनों की बात है, मुझे कुछ पैसे आना है, अगर वो आ जाएंगे मैं आपको पे कर दूंगी। गोपी, नीलम, नाजिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। मतलब नीलम के घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, नीलम हमेशा गोपी को ही अपने घर बुलाती है। गोपी बिना हिचकिचाए नीलम के घर आकर उनकी हेल्प करते रहता है, जैसे चूहे पकड़ना एक्सेट्रा। उसी तरह नाजिया को पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है। खैर गोपी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता रहता है। हर रोज जब गोपी अपने ऑफिस जा रहा होता है, एक फकीर इसके सामने आ जाता है भीख मांगने के लिए। और जब गोपी इस बंदे को कुछ पैसे देने वाला होता है, ये बंदा गोपी से बार बार यही पूछते रहता है कि तुम ये पैसे अपनी मर्जी से ही दे रहे हो ना। खैर गोपी के ऑफिस में ही मिनी नाम की एक खूबसूरत लड़की काम करती रहती है। गोपी मिनी से बहुत सालों से प्यार करता रहता है, लेकिन कभी इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस नॉर्मल से बात करते रहता है, चाहे उसका बर्थडे हो या इसका बर्थडे हो। खैर एक्चुअली नीलम एक स्कूल टीचर होती है, मतलब एक स्कूल में छोटे बच्चों को साइंस पढ़ाती रहती है। और उसी तरह नीलम के स्कूल में सैलरी थोड़ा लेट देते रहते हैं। इसी से बेचारी नीलम परेशान से रहती है कि टाइम पर इसको सैलरी नहीं मिल रही। और उसी तरह हर महीना नीलम के स्कूल के पास अब्दुल नाम का एक बंदा आते रहता है। नीलम इस बंदे को देखते ही बिना इससे बात किए इसके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। इसको नफरत भरी निगाहों से देखती रहती है। खैर इसी दरमियान में एक दिन मिनी खुद गोपी के पास आकर इसका वीकेंड प्लान पूछने लगती है। मतलब मिनी को पता होता है कि गोपी इससे प्यार करता है, लेकिन इजहार करने से डर रहा है। सो गोपी और मिनी प्लान करते हैं कि आने वाले संडे को ये दोनों गोपी के फ्लैट में टाइम स्पेंड करेंगे वाइन पीते हुए। मतलब मिनी अभी तक गोपी के घर नहीं गई इसीलिए। सो उसी तरह से जब संडे आता है
गोपी मिनी को लेकर अपने फ्लैट आ ही जाता है, वहाँ के वॉचमैन को चकमा देकर। रात होने के बाद इनके अपार्टमेंट की लाइट चली जाती है। अब यही रोमांटिक मूड समझकर गोपी मिनी को अपने पास बिठाकर कुछ रोमांटिक बातें करने लगता है, इसके करीब जाने लगता है पप्पी शप्पी करने के लिए। तभी कोई अनजान बंदा गोपी का दरवाजा खटखटाने लगता है। गोपी मिनी से कहने लगता है कि तुम थोड़ा बगल वाले कमरे में छुप जाओ, पता नहीं कौन आए इस वक्त। दरवाजा ओपन करने पर बाहर नीलम होती है। डरती घबराती हुई गोपी से कहने लगती है कि गोपी तुम एक बार प्लीज मेरे घर आ सकते हो। गोपी कहने लगता है कि आप चलिए, मैं आता हूँ। ये देखकर मिनी गोपी को डांटने लगती है कि इतनी रात को वो औरत तुम्हारे घर के पास क्यों आई, क्या इस पूरे अपार्टमेंट में तुम अकेले लड़के हो। गोपी समझाने लगता है कि बस 5 मिनट की बात है मिनी, लेकिन मिनी गोपी को ठुकराकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नीलम गोपी को नाजिया के कमरे में ले जाने लगती है। उस वक्त नाजिया अपना चेहरा दीवार की तरफ रखकर कुछ बड़बड़ाने लगती है। गोपी धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछने लगता है, नाजिया क्या हुआ तुमको। नाजिया डबल आवाज में कहने लगती है, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ। मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं, उसे अंदाजा भी नहीं कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। ये सुनने के बाद गोपी फटाफट से उस घर से बाहर आ जाता है। और उसी तरह गोपी और नीलम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि नाजिया ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। बेटा गोपी अंदाजा लगाने लगता है कि नाजिया के अंदर भूत घुस गया। इसके बावजूद भी गोपी अपने हाथ में झाड़ू और खाना लेकर नाजिया के पास जाता है। नाजिया उस खाने को ऐसे खाने लगती है कि जैसे ये बरसों से भूखी है। खैर दूसरे दिन ये दोनों नाजिया को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चेकअप करने के बाद सारे रिपोर्ट्स सही होते हैं, लेकिन कल रात गोपी और नीलम ने जो देखा वो नॉर्मल नहीं था। पहली बार इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हादसा पेश आया। और इसी तरह यहाँ पर हम मीरताज को देखते हैं जो नाजिया को फॉलो करते रहता है। यहाँ पर मुझे ये चीज माइनस लगी, मतलब मीरताज को कैसे पता चला कि नाजिया के साथ ऐसी हरकतें पेश आ रही है, हालांकि मीरताज और नाजिया का कोई भी रिलेशनशिप नहीं। खैर इसके बाद गोपी और नीलम यही सोचने लगते हैं कि नाजिया को किसी पीर बाबा के पास ले जाना होगा। दूसरे दिन जब गोपी अपने ऑफिस जाता है, मिनी इससे बात ही नहीं करती, क्योंकि संडे तो गोपी ने मिनी के अरमानों पर पानी फेर दिया। माफी मांगने लगता है मिनी से। और इसी तरह गोपी के ऑफिस में गोपी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो गोपी की बहुत ही केयरिंग करते रहता है। इस बंदे से पूछने लगता है, क्या तुम किसी पीर बाबा को जानते हो। सो गोपी के फ्रेंड को शक होने लगता है कि दाल में कुछ काला है। बार बार पूछने पर गोपी फाइनली अपने फ्रेंड को नाजिया के बारे में बता ही देता है, लेकिन फिर भी इसका फ्रेंड दूर रहने के लिए कहता है। उसके बाद गोपी अपने घर के पास जो फकीर होता है ना, हर रोज इससे पैसे मांगता है, इसके पास जाकर कोई पीर बाबा के बारे में पूछने लगता है। तो ये फकीर गोपी को एक एड्रेस बताने लगता है। ऑफिस खत्म होने के बाद गोपी और नीलम उस पीर बाबा के पास जाते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इस बाबा के पास आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और इसी तरह उस बिल्डिंग में काफी सारे भूत कैद में रहते हैं। सो पहले तो ये दोनों अलाउद्दीन नाम के एक बंदे के पास जाते हैं। मतलब छोटी मोटी चीजें हो तो अलाउद्दीन संभाल लेता है, अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो तो इसका बॉस संभालता है। सो अलाउद्दीन को नाजिया के बारे में बताने पर अलाउद्दीन नीलम को एक तावीज देकर नाजिया के हाथ पर बांधने के लिए कहता है, मतलब एज ए टेस्टिंग के तौर पर। सो नीलम उसी तरह से अपने घर आकर नाजिया के हाथ पर वो तावीज बांध देती है। और एक्चुअली नाजिया इन बाबाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। अपनी माँ को ही डांटने लगती है कि तुम इस रस्सी के लिए 500 रुपए देकर आई, ये सब ढोंगी बाबा होते हैं। खैर स्कूल जाने के बाद नाजिया अपने फ्रेंड से बात करते हुए ये कहने लगती है कि पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरी माँ अपसेट सी नजर आ रही है, पता नहीं क्या परेशानी सता रही है मेरी माँ को। हमारी परेशानियाँ दूर होने के लिए मेरी माँ ने मेरे हाथ पर ये तावीज बांधी। ऐसा कहते हुए नाजिया अपने हाथ की तावीज को निकाल फेंकती है। थोड़ी देर के बाद जब सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, नाजिया अपने क्लास में ना जाते हुए वहीं पर झूला झूलने लगती है। तभी नाजिया के पास मीरताज आता है और जब मीरताज उसका हाल पूछने के लिए नाजिया का हाथ पकड़ता है, तभी मीरताज को कुछ होने लगता है। कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं, फिट्स आने लगता है। इसी हालत में जब मीरताज अपने घर जा रहा होता है, बेचारा खून की वॉमिटिंग करने लगता है। और उसी तरह एक गाड़ी आकर इसको ठोकने पर यह हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है। इस तरफ गोपी दोबारा मिनी के पास आकर गोवा जाने के लिए कहता है, मतलब इस वीकेंड पर इसके ऑफिस वाले गोवा जाने का प्लान बनाया। सो मिनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं भी जा रहा हूँ गोवा, तुम भी मेरे साथ आओ ना। सो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली मिनी मान जाती है गोवा आने के लिए। खैर रात होने के बाद नीलम नाजिया के पास आकर ऐसे ही बात करती रहती है। तभी नीलम नाजिया के हाथ पर एक ब्रेसलेट को देखती है, इसके बारे में पूछने लगती है। नाजिया कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट तो मेरी फ्रेंड लक्ष्मी ने दिया। वही बेड के पास नीलम उर्दू में मसूदा नाम को देखती है। सोचने लगती है कि नाजिया को तो उर्दू लिखना नहीं आता, मतलब नाजिया इंग्लिश मीडियम होती है। खैर उसी रात युवराज नाम का एक बंदा जब अपने घर जा रहा होता है,
ये कूड़ादान में युवराज कुछ अजीब सी आवाजों को सुनने लगता है। जब युवराज धीरे धीरे उस कूड़ादान के पास जाता है तो उस कूड़ादान में से नाजिया बाहर निकलती है। ये देखकर युवराज चीखते चिल्लाते हुए अपने घर भागने लगता है। युवराज की आवाज सुनने के बाद गोपी और नीलम अपने घर से बाहर आते हैं तो नाजिया का हुलिया देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब उस वक्त नाजिया उस गंदगी से कुछ गंदी चीजें खा रही थी। दूसरे दिन सुबह गोपी अलाउद्दीन को नाजिया के पास ले आने लगता है। इस तरफ नाजिया हॉस्पिटल में मौजूद होती है। मतलब नीलम ने दोबारा नाजिया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और जब अलाउद्दीन उस हॉस्पिटल के करीब आ रहा होता है, नाजिया अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ उसको रोक दो, उसको मेरे पास मत आने दो, उसे दूर कर दो। अलाउद्दीन नाजिया के पास आकर अपने हाथ में एक तावीज लेकर कुछ आयतें पढ़ने लगता है। तभी नाजिया कहने लगती है, अबे साले, मुझे रोकने की हिम्मत है तुझमें? गोपी, फौरन उसे रोक दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। माँ प्लीज उसे रोक दो माँ, उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। लेकिन अलाउद्दीन किसी भी तरह करके नाजिया के हाथ पर वो तावीज बांध देता है। तब जाके नाजिया शांत होती है। उसी वक्त अलाउद्दीन नाजिया के हाथ पर एक ब्रेसलेट को देखता है। जब उस ब्रेसलेट को टच करता है उसको भी अजीब सा महसूस होने लगता है। मतलब इसको फिट्स आने लगते हैं, सर घूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद अलाउद्दीन नीलम से कहने लगता है कि उसको रोकना मेरे बस में नहीं, आप फौरन बाबा से मुलाकात करिए। उसी रात गोपी और नीलम नाजिया को अपने घर वापस ले जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर नाजिया को शॉक ट्रीटमेंट देना चाहता है। दूसरे दिन गोपी और नीलम रिजवान बाबा के पास जाते हैं। मतलब अलाउद्दीन का बॉस। बाबा मतलब कोई दाढ़ी वाला नहीं होता, यहाँ पर एक 70 साल का मॉडर्न बूढ़ा आदमी होता है। रिजवान नीलम से कहने लगता है कि आप अपने रिश्तेदारों में से 2 मर्द को ले आइए जिसका नाजिया के साथ खून का रिश्ता हो, तभी हम इस मामले में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इस तरफ मिनी रेलवे स्टेशन जाकर गोपी को कॉल करती है क्योंकि आज ये लोग गोवा जाने वाले हैं ना। अब नाजिया के चक्कर में रहकर गोपी इस बारे में भूल ही गया। मिनी से बहाना बनाने लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मिनी तुम जा आओ। मिनी गोपी से दोबारा गुस्सा हो जाती है। इस तरफ नीलम यही सोचने लगती है कि अपने साथ किसको ले जाएगी। नाजिया के फादर को बुलाना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बहुत सालों पहले नीलम और अब्दुल जुदा हो गए थे क्योंकि अब्दुल दारू पीकर नीलम को मारा पीटा करता था। इसी दरमियान में एक दिन रिजवान बाबा नाजिया को देखने के लिए उसके घर आते हैं। उसी बेड के पास रिजवान मसूदा का नाम देखता है। उसी तरह रिजवान नीलम के घर के पीछे एक टूटा हुआ घर सुनसान प्लेस को देखता है। नीलम कहने लगती है कि वो तो बहुत दिनों से ऐसा ही है। जब हमको सामने वाले रास्ते में कोई दिक्कत होती है तो हम इस रास्ते से हमारे घर को आते हैं, एज ए शॉर्टकट की तरह। जब जब नाजिया भी इसी रास्ते से घर आया करती है। सो रिजवान उस टूटे हुए घर के पास जाता है ऐसे ही चेक करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये घर वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मतलब एक औरत की डेड बॉडी एक पेड़ से बंधी थी ना, जहाँ पर मीरताज और कुछ लोग आए थे। उसी सुनसान प्लेस पर रिजवान को दूरी पर एक औरत नजर आती है। दूसरे दिन रिजवान गोपी से कहने लगता है कि तुम उस घर के बारे में सारे डिटेल्स पता करके मुझे बताओ। ऑफिस आने के बाद गोपी का फ्रेंड समझाने लगता है क्यों तुम इस झमेले में पड़ रहे हो, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार है। लेकिन फिर भी ना मानते हुए इसके बॉस के पास जाकर कुछ दिनों की लीव मांगने लगता है। दूसरे दिन से गोपी उस घर के बारे में, उस मरी हुई औरत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करके रिजवान के पास आता है। कहने लगता है कि कुछ सालों पहले उस घर में मसूदा भी नाम की एक औरत की लाश पाई गई। उस वक्त प्राइम सस्पेक्ट था मसूदा का हस्बैंड खाजा, मतलब मीरताज का भाई। पुलिस वाले पोस्टमार्टम करने के बाद मसूदा की लाश को दफना दिया गया, लेकिन कोई 12 दिनों बाद मसूदा की कब्र से उसकी लाश को ले गया। ऐसा कहते हुए गोपी रिजवान को मसूदा की फोटो दिखाने लगता है। रिजवान कहने लगता है कि कल रात शायद मैंने इसी को देखा था, शायद यही औरत नाजिया को पोजेस करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद रिजवान नीलम से पूछने लगता है कि नाजिया के हाथ में जो ब्रेसलेट है वो आपने कहाँ से खरीदा। नीलम यही कहने लगती है कि उसकी फ्रेंड गिफ्ट पर दिया। रिजवान पूछने लगता है क्या आपने देखा। बात यह है कि नाजिया जब उस रास्ते से जा रही थी उस पुराने घर में नाजिया को वो ब्रेसलेट मिली। रिजवान नीलम से कहने लगता है क्या वो ब्रेसलेट को निकालना थोड़ा मुश्किल है, जब समय आएगा तभी हम उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जब गोपी नीलम के घर आता है, गोपी को अकेला देखकर नाजिया गोपी से कहने लगती है क्यों तुम मेरे बारे में जानने के लिए उस घर के इर्द गिर्द घूम रहे हो। ऐसा कहते हुए एक चाकू लेकर गोपी के पेट में स्टैब कर देती है हल्के से। और जब गोपी को मारने ही वाली होती है, गोपी नाजिया को उसी किचन में बंद करके घर से बाहर आता है। उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह ले जाने पर गोपी ठीक ठाक भी हो जाता है। जब नीलम गोपी का हालचाल पूछने के लिए उसके पास आती है, गोपी नीलम से साफ मना करने लगता है कि नीलम जी अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं हर जगह पर आपके साथ नहीं आ सकता, अब यहाँ से आप ही देख लो, मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद नीलम भी कुछ भी नहीं कहती। बात ये थी कि गोपी के फ्रेंड ने ऐसा कहने के लिए गोपी से कहा
क्योंकि अगर थोड़ा भी लेट होता तो गोपी की जान जा सकती थी। खैर नीलम को मना करने के बाद गोपी का कहीं पर भी मन नहीं लग रहा होता और उसी तरह वो मिनी को भी इतना अटेंशन नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ नीलम भी यही सोचने लगती है कि किसको इसके पास बुलाए, कौन है इसका रिश्तेदार। इसी दरमियान में एक दिन गोपी नीलम के हस्बैंड अब्दुल के पास जाता है। मतलब गोपी से रहा नहीं गया नीलम को ऐसी हालत में देखकर। अब्दुल गोपी के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन गोपी से कुछ पैसे मांगने लगता है। गोपी अब्दुल को डांटने लगता है, छी तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी को परेशानी में होते हुए देखकर तुम पैसे मांग रहे हो। यह सुनने के बाद अब्दुल गोपी को अनाप शनाप बकने लगता है कि तुम क्यों उसकी हेल्प कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा और उस नीलम का। यह सुनने के बाद गोपी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल समझ जाता है कि इस बेवड़े से बात करना बेकार है। उसके बाद गोपी चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जाने लगता है मसूदा के बारे में जानने के लिए। वहाँ जाने के बाद ये बात पता चलती है कि आज सुबह ही मीरताज की मौत हो गई। मतलब कुछ दिनों पहले हैदराबाद में मीरताज का एक्सीडेंट हुआ था। इलाज लेते लेते मीरताज की मौत हो गई। गोपी मीरताज के घर जाता है। उस घर में नरगिस होती है। वही बचपन में एक आंख फूट चुकी थी। कहने लगता है कि मैं मसूदा बी के बारे में जानने के लिए आया हूँ। मसूदा का नाम सुनते ही नरगिस फौरन यहाँ से दफा होने के लिए कहती है। गोपी समझाने लगता है कि एक बच्ची को बचाना है मुझे, लेकिन नरगिस नहीं मानती। इसके बावजूद भी गोपी नरगिस के घर के बाहर ही बैठा रहता है। फाइनली शाम होने के बाद नरगिस गोपी के पास आकर कहने लगती है कि तुम गांव के बाहर तालाब के पास मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इसी तरह से जब गोपी वहाँ पर वेट कर रहा होता है, थोड़ी देर के बाद नरगिस वहाँ पर आती है। कहने लगती है कि अन्याय मसूदा बी के साथ नहीं, हमारी फैमिली के साथ हुआ। उस दिन अगर मसूदा नहीं मरती तो ना जाने कितने लोगों को मारती। मसूदा कोई इंसान नहीं, वो एक शैतान है। ऐसा कहते हुए अपने फैमिली के बारे में बताने लगती है। मेरे माँ बाप मर जाने की वजह से मेरे चाचा मीरताज अपने पास रख लिया। मीरताज चाचा के 3 भाई थे, ख्वाजा, फरदीन, फैजल। मीरताज चाचा गन्ने की खेत उगाते हुए घोड़ों का व्यापार भी किया करते थे। इसी में एक दिन फरदीन चाचा आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चले गए। कुछ दिनों बाद फरदीन चाचा अपने साथ मसूदा नाम की एक लड़की से शादी करके हमारे गांव आए। जब मसूदा के कदम हमारे घर में पड़े तभी से हमारा खानदान बर्बाद होना स्टार्ट हुआ। एक दिन मीर चाचा और मैंने ये देखा कि मसूदा चोरी चुपके गांव के मर्दों से मुलाकात किया करती थी। डीपली फॉलो करने पर मीरताज चाचा को ये बात पता चली कि मसूदा ब्लैक मैजिक करती है। ये जानने के बाद मीरताज चाचा तो शॉक में रह गए। समझ में नहीं आया कि ये बात फरदीन को कैसे बताए। इसी दरमियान में मसूदा ख्वाजा को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मीरताज अपने भाई ख्वाजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा नहीं समझा। इसके कुछ दिनों बाद हमारे गांव में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। काफी सारे लोग खून की वॉमिटिंग करते हुए मारे जाने लगे। ये सब कुछ उस मसूदा की वजह से था। ख्वाजा ने मसूदा की बात मानकर अपने दोनों भाई फरदीन और फैजल के भी बलि दे दी बिना हिचकिचाए। उस रात मैंने ही ये बात मीरताज चाचा को बताया। जब तक हम दोनों उस पुराने बंगले के पास पहुँचते तब तक देरी हो गई थी। तभी एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से मेरी आंख चली गई। खैर उसके बाद ख्वाजा और मसूदा हमारे गांव से भाग गए। मीरताज गुस्से में आकर काफी सारे लोगों से मसूदा के बारे में पूछने लगा, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। इसी बदले की आग में मीरताज अपनी सारी प्रॉपर्टी खो दी। इसकी वाइफ भी इसको छोड़कर चली गई। उसके बाद बहुत सालों बाद मीरताज को मसूदा के बारे में पता चला। मसूदा हैदराबाद में रहती है। मीरताज को पता चला कि मसूदा पहले से भी बहुत ताकतवर बन गई। मीरताज एक मौलवी से एक पवित्र चादर और खंजर लेकर मसूदा को खत्म करने का डिसाइड कर लिया। उसके बाद मीरताज, नरगिस और काफी सारे लोग उस घर के पास गए जहाँ पर मसूदा थी। वो सारे लोग मसूदा को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मसूदा उस वक्त बहुत ताकतवर थी। उन सारे मर्दों को अपने एक हाथ से ही पिटाई करने लगी। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइनली वो सारे लोग मसूदा के ऊपर वो पवित्र चादर उड़ाकर उस खंजर से बार बार स्टैब करके मसूदा को मार ही दिया। इसी हाथापाई के दौरान मसूदा के हाथ में जो ब्रेसलेट थी वो नीचे गिर गई। उस ब्रेसलेट पर मसूदा का खून भी लग गया। यह होने के 12 दिनों बाद ख्वाजा मसूदा के प्यार में पागल होकर कब्र से मसूदा की लाश को बाहर निकालकर ब्लैक मैजिक करने लगा, उसको दोबारा जिंदा करने के लिए। लेकिन वो ब्लैक मैजिक ख्वाजा पर ही उल्टा पड़ गया। वो जलने लगा आग में। ख्वाजा मरते मरते अपने बड़े भाई मीरताज से मसूदा ने क्या क्या कांड किया वो सब कुछ बता दिया। मीरताज और नरगिस मसूदा की लाश को कहीं दूर जंगलों में दफना दिया। प्रेजेंट पर नरगिस गोपी से कहने लगती है कि पहले तो मसूदा सिर्फ इंसान थी, लेकिन अब वो एक भयंकर शक्ति है। मीरताज चाचा ने इसी घर में वो पवित्र चादर और खंजर को रखा, उसी से हम मसूदा को रोक सकते हैं। इस तरह से नरगिस गोपी को उसका एड्रेस बताने लगती है। और एक्चुअली ये घर वही है मसूदा यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया करती थी।
इस पुराने घर में जाने के बाद गोपी के साथ बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। फाइनली किसी भी तरह करके गोपी वो चादर और खंजर हासिल करके नरगिस के पास आता है और बेहोश भी हो जाता है। खैर दूसरे दिन सुबह नरगिस रिजवान, अलाउद्दीन, गोपी को मसूदा की कब्र का एड्रेस बताती है। उसके बाद रिजवान इन सारे लोगों को समझाने लगता है कि गोपी, तुम और नीलम ठीक 2 बजे मसूदा की कब्र को खोदकर उसकी लाश के ऊपर ये चादर ढकनी होगी। इससे मसूदा की शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। तभी तुम अलाउद्दीन, नाजिया के हाथ में की वो ब्रेसलेट निकाल दो। खैर इसी प्रोसेस में गोपी अब्दुल को 50,000 रुपए देकर यहाँ पर बुलाता है। हालांकि ये बात नीलम को पसंद नहीं आती। खैर थोड़ी देर के बाद गोपी और नीलम उस जंगल में जाकर मसूदा की कब्र को ढूंढकर उसे खोदने लगते हैं। इस तरफ अलाउद्दीन नाजिया के हाथ पैर को जंजीरों से बांधकर कुछ आयतें पढ़ने लगता है। नाजिया का ये रूप देखकर अब्दुल डर के मारे नरगिस से कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत खतरा है। अगर आप लोग मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो मैं यहाँ पर रुकूंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। इस तरफ खुदाई करने पर गोपी और नीलम को मसूदा का कंकाल नजर आ ही जाता है और जब नीलम से चादर मांगने लगता है तो वो चादर तो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। नीलम उस चादर को ढूंढने के लिए जंगलों में जाने लगती है। इसी में गोपी के साथ काफी सारे हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। जैसे मसूदा इसको कब्र में खींच रही है, गोपी अचानक से कहीं और चला गया, इसके सामने मसूदा खड़ी है बुरखे में। फाइनली नीलम गोपी को होश में लाकर ये दोनों उस चादर को ढूंढने के लिए जंगलों में जाने लगते हैं। इस तरफ नाजिया उन सारे लोगों को चकमा देकर इधर उधर भागने लगती है। नरगिस, उसका भतीजा और एक और बंदा नाजिया की तलाश करते रहते हैं। मौका देखकर नाजिया रिजवान के एक बंदे को मार ही देती है, उल्टा लटका कर। उसी तरह जब अब्दुल वहाँ से भाग रहा होता है, नाजिया अब्दुल को भी मार देती है। इस तरफ जंगल में ये दोनों उस चादर को एक पेड़ के ऊपर देखते हैं, मतलब हवा के जरिए से वहाँ पर पहुँच गया। बेचारा गोपी बहुत ही मुश्किल से वो पेड़ चढ़कर उस चादर को हासिल करने की कोशिश करता है। इसी में ये बंदा नीचे गिर के जख्मी भी होता है। चादर लेकर जब ये दोनों दोबारा मसूदा की कब्र के पास जा रहे होते हैं, पीछे से मसूदा आवाज लगाने लगती है, लेकिन रिजवान ने कहा कि पीछे पलट के मत देखो। तभी एक पेड़ की बड़ी सी ढाली नीलम के पैरों पर गिर जाती है, जिसकी वजह से अकेला गोपी उस चादर को कब्र के पास ले जाने लगता है। तभी उस कब्र से मसूदा की लाश उठकर गोपी को मारने पीटने लगती है। पहले तो क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तकरीबन 40 मिनट का क्लाइमैक्स रखा है इन्होंने और उसी तरह बहुत एंगेजिंग भी है। खैर फाइनली बेचारा गोपी वो पवित्र चाकू लेकर मसूदा के पेट में स्टैब करने लगता है। दोबारा उसको उसके कब्र में धक्का देकर वो पवित्र चादर उड़ा ही देता है। तब जाके इस तरफ नरगिस नाजिया के हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल फेंकती है। नाजिया शांत हो जाती है। खैर ये होने के कुछ दिनों बाद मिनी दोबारा गोपी के कमरे में आती है। गोपी अब तक जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है, लेकिन मिनी को गोपी की बातों पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन फिर भी गोपी से पूछने लगती है कि गोपी ये सब तो ठीक है, लेकिन मसूदा का क्या हुआ। इस तरह से जब मिनी किचन में जाने लगती है, किचन में मिनी को कोई नजर आने लगता है, कोई औरत। गोपी उस कमरे में देखने पर उस कमरे से अलग लैंग्वेज में अजीब की आवाज आने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। लास्ट में डायरेक्टर ने ये हिंट दिया कि शायद इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। मतलब रिजवान की बातों से थोड़ा हिंट मिला। मतलब मसूदा की आत्मा अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, वो अभी भी इस दुनिया से बाहर नहीं गई। और उसी तरह अब मसूदा कोई इंसान नहीं रही, वो एक शैतानी शक्ति बन गई। इंसानों की बलि दे देकर इसके पास बहुत सारी शक्ति आ गई। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।